स्वागत है दोस्तों आपका हिस्ट्री की इस क्लास में। मैं डीपी सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिस्ट्री की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं मराठा साम्राज्य का दूसरा लेक्चर। हमने आपको अभी इसके पहले लेक्चर में जो पढ़ाया था वो एक वंशानुक्रम पढ़ाया था कि किस प्रकार छत्रपति आते हैं और उसके बाद कब पेशवा शासन का प्रमुख बन जाते हैं। तो आज हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं छत्रपति शिवाजी से संबंधित बातें और मराठा साम्राज्य का जो प्रशासन था उससे संबंधित बातों को हम सभी पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसको शुरू करने के पहले एक सूचना ये है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है उसको देख लें, क्योंकि हिस्ट्री के जो भी क्लासेज हैं वो हम आपको क्रम से पढ़ा रहे हैं और स्टार्ट टू एंड आपको लेके जाएंगे। कंटिन्यूअस क्लासेज अपलोड होंगी और मेरा ये है लक्ष्य कि जो अभी आयोग की परीक्षाएं हैं अगले 2 महीनों में, चाहे वो समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हो या फिर आपकी संघ लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम हो या उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो परीक्षा होनी है, तो ये सभी एग्ज़ाम आपके इसी बीच होने हैं। और अब दोस्तों अब आने वाले महीनों में जितनी भी परीक्षाएं अभी तक रुकी थी वो सभी कंटिन्यू होंगी, तो बहुत मन लगाकर पढ़ाई करिए। पॉलिटी का सिलेबस लगभग मैंने पूरा कर दिया है, इतना है कि आपका एग्ज़ाम उससे नहीं रुकेगा। दूसरा, हिस्ट्री भी हम कंटिन्यूअस, आज ये 10th लेक्चर है तो आप इसको शुरू से देखिए, आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आने वाला है। ज्योग्राफी के लेक्चर्स कई कंटिन्यू हो रहे हैं तो आप उनको देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइए आपको सारे मिलेंगे। आइए आज शुरू करते हैं छत्रपति शिवाजी एवं मराठा प्रशासन। छत्रपति शिवाजी के बारे में कल हमने पढ़ा था कि इनका जो साम्राज्य है वो सबसे पहले मराठा साम्राज्य की स्थापना वो यही करते हैं छत्रपति शिवाजी। तो इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं पहले उन पर एक नज़र डालते हैं। जो इनकी आरंभिक विजय हैं, कभी कभी इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनकी प्रारंभिक विजय कहाँ पर है, इनके अंतिम विजय कहाँ पर है। जैसे सिंहगढ़ का किला जीतते हैं तो प्रारंभिक विजय, जैसे जिंजी का किला जीतते हैं तो अंतिम विजय। इस प्रकार छोटे छोटे क्वेश्चंस इनकी विजयों को लेकर के, मुगलों से इनका संघर्ष कब होता है इसको लेकर क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है जो इनके जीवन काल से संबंधित, इनके राज्याभिषेक को लेकर के बनता है। तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस इनके बनते हैं जो जीवन काल से संबंधित हैं। इसके अलावा जब हम मराठा प्रशासन में आते हैं तो राजस्व की क्या स्थिति थी, किस प्रकार से वसूला जाता था, क्योंकि मराठा साम्राज्य का ही जो कर प्रणाली थी वो बहुत फेमस रही है और हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता रहा, जैसे सरदेश मुखी चौथ, इनके बारे में पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। अगला एक सवाल आता है कि अपने आप में एक सबसे व्यवस्थित प्रशासन देखा जाए तो मराठा प्रशासन में ही मिलता है। वो मराठा प्रशासन में अश्व प्रधान परिषद के नाम से विख्यात था। तो वो अश्व प्रधान परिषद में कौन कौन से अधिकारी थे, कौन कौन से विभाग थे, किनका क्या काम था, हम लोग उनको भी आज जानेंगे। मराठा साम्राज्य पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब के समय मुग़ल काल जो था वो भारत में मुग़ल वंश अपने चरमोत्कर्ष पर था। लेकिन अगर मराठा साम्राज्य में अगर मुग़ल साम्राज्य अगर किसी से परेशान होता है तो वह मराठों से। इतना ही नहीं, जो औरंगजेब के अंतिम 25 वर्ष थे वो दक्कन में यानी कि दक्षिण की तरफ मराठों से युद्ध में ही बीत गए। तो आप समझिए कि मुग़ल वंश के पतन का एक बहुत बड़ा कारण थे मराठे। मराठे न केवल मुग़लों के पतन का कारण बनते हैं बल्कि एक बहुत बड़ी सत्ता के रूप में सामने आते हैं। हमने आपको कल बताया था कि एक समय ऐसा आता है जब ये लोगों को लगता है कि मुग़लों के बाद यदि भारत पर किसी का अधिकार होगा तो वो होगा मराठों का। लेकिन दुर्भाग्य भारत का कि जब पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 में, मैंने आपको बताया था पेशवा जहां बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में, वहां पर उनके पुत्र विश्वासराव के नेतृत्व में जब पराजित होते हैं मराठे अहमद शाह अब्दाली से पानीपत के तृतीय युद्ध में, उस समय ये निश्चित हो जाता है कि मराठे अब भारत पर शासन नहीं करेंगे क्योंकि इनकी बहुत क्षति होती है और बहुत सारी इनकी सेना मारी जाती है। तो एक इसका बैकग्राउंड है जो मराठा चलता है। दोस्तों मराठा साम्राज्य से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये एक मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत बड़ा लेक्चर है, इसका एक क्रम से पढ़ना, एक तरीके से समझना बहुत आवश्यक है। इसमें शॉर्टकट के चक्कर में भागेंगे तो कभी आप नहीं सीख पाएंगे। आप अगर बुक्स वगैरह पढ़ना चाहें तो आप कोई भी किताब लेके एक बार देख सकते हैं। तो इनमें जैसे इसके पांडे सर की जो बुक है वो भी आप देख सकते हैं। तो इनमें आपको एक बहुत अच्छा ओवरव्यू मिलेगा कि जब आप इसको सुनने के बाद जब उस बुक को पढ़ेंगे तब आपको वो बातें समझ में आएंगी। तो किताब ज़रूर पढ़िएगा,
इसको सुनने के बाद। आइए देखते हैं कि शिवाजी का जो वंश है वो कैसे शुरू होता है। तो शिवाजी के पिता थे शाहजी भोसले और इनकी माता का नाम जीजाबाई था। इनके संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव और इनके गुरु थे रामदास। तो इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। रामदास एक ऐसे गुरु थे जो राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने में काफ़ी इनको समर्थ बनाते हैं। इनका प्रभाव शिवाजी के जीवन काल पर बहुत था। शिवाजी के अगर जन्म की बात करें तो शिवनेरी किले में 10 अप्रैल 1627 को शिवाजी का जन्म होता है। इसी वजह से इनका नाम शिवाजी पड़ता है। इनकी अगर आरंभिक विजयों की बात करें तो प्रमुख रूप से आपको एक सिंहगढ़ का किला का विजय जो कि 1643 में याद रखना है, और दूसरा अगर देखें तो इनकी जो अंतिम विजय है वो आप देखेंगे कर्नाटक के अभियान के दौरान जिंजी का किला 1678 में। तो दो प्रमुख आप इसको याद कर लें, प्रथम विजय और अंतिम विजय। उसके बाद इसमें कई किलों को ये जीतते हैं। आपको बता दूं कि ये लगभग 35 किले जीतते हैं। जब अभी ये अंग्रेज औरंगजेब के साथ जब एक मराठों मुगलों के साथ युद्ध होगा तो होता यह है कि जब वो पुरंदर की संधि होती है तो इनको अपने 35 में से 23 किले लगभग मुगलों को दे देने होते हैं। तो आप देखेंगे इनका किलों पे बहुत अधिकार था। तो किलों के जीतने का एक क्रम है, आपको किताब में और भी किले मिल जाएंगे। तो बहुत इनको परेशान ना होइए, एक बार पढ़ लीजिए, अपनी नज़र में रखिए, याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ ये आपको इतना नहीं है कि आपके एग्जाम में फंसा देंगे। जैसे तोरण का किला, राजगढ़ का किला, इनका एक क्रम हमने बना रखा है। 1646 में जीतते हैं, 1647 में कोंडाना की विजय करते हैं, पुरंदर के किले पर इनकी विजय 1654 में होती है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि औरंगजेब से जो प्रथम मुकाबला होता है वो 1657 में होता है। एक्चुअली अहमदनगर और जिंजौर के जो क्षेत्र थे उन पर शिवाजी आक्रमण करते हैं। वहाँ पर मुग़ल समर्थक शासक होते हैं, तो मुग़लों ने वहाँ पर ये परास्त होते हैं और इनको पीछे हटना पड़ जाता है। तो औरंगजेब के साथ जो इनका प्रथम मुकाबला हुआ था वो क्वेश्चन पूछा जाता है 1657। तो पहली डेट आप याद रखें इनकी 1627 इनकी जन्मतिथि। उसके बाद 1643 में ये सिंहगढ़ का किला जीतते हैं। मुग़लों से इनका जो प्रथम युद्ध होता है वो 1657 में होता है। तो ये 3 डेट अभी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लें। इसके बाद इनका कोंकण अभियान होता है 1657 में, इसी वर्ष से मेल खाता हुआ। अब 2 प्रमुख ऐसे आपको मिलेंगे, एक अफजल खां और एक शाइस्ता खां। इन दोनों से इनका संघर्ष होता है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1659 और 1663। इन 4 वर्षों के बीच में 2 लोगों से इनका युद्ध होता है। अब इनकी बात ये इंपॉर्टेंट क्यों है? दरअसल बीजापुर से जो कई साम्राज्य थे उसके कई किले शिवाजी ने जीत लिए थे। तो जब मुग़ल दक्षिण के अभियान को कम करते हैं और वो उत्तर की तरफ चले जाते हैं तो बीजापुर को अब लगता है कि वो शिवाजी के साथ एकजुट होकर के वो लड़ सकते हैं। तो वो शिवाजी को मारने के लिए अफजल खां को भेजते हैं। अफजल खां जो कि छलपूर्वक शिवाजी की हत्या करना चाहता है, छुपे वेश में वो मैत्री के रूप में आता है, लेकिन शिवाजी उनको पहचान जाते हैं, उनकी मंशा को जान जाते हैं, और होता ये है कि शिवाजी चोरी छुपे अपने सैनिकों को उनके पास वहाँ छुपा देते हैं और अफजल खां से मिलने जाते हैं। अफजल खां शिवाजी पर चुपके से प्रहार करता है, लेकिन शिवाजी तो पहले से ही तैयार थे। उन्होंने अपना एक जो कवच था उसे पहन रखा था, जिसकी वजह से उन पर आक्रमण नहीं हो पाता, वो बच जाते हैं। लेकिन शिवाजी पूरी तरीके से तैयार थे, दांव उल्टा पड़ जाता है और वो अफजल खां की हत्या कर देते हैं। तो आप देखेंगे अफजल खां की हत्या की इन्होंने, बीजापुर की तरफ से इनकी ये था। तो संघर्ष में ये विजयी होते हैं 1659 में। तो कभी कभी ये पूछा जा सकता है इनका ईयर, तो 1659 ये डेट। 1643 में पहली विजय, 1657 में मुगलों से युद्ध, बीजापुर के अफजल खां से तो 1659। इसके 4 साल बाद देखते हैं शाइस्ता खां। तो औरंगजेब के मामा थे शाइस्ता खां, इनको दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो ये आते हैं और इनसे इनका युद्ध होता है, और इस युद्ध में अगर देखें तो शाइस्ता खां जो हैं वो पराजित होते हैं और भाग जाते हैं, इनके सैनिक जो हैं वो मारे जाते हैं। इससे मुग़लों को बहुत ही अपमान का सामना करना पड़ता है। तो जो उनकी ख्याति फैली थी दक्षिण में, उनकी ख्याति धूमिल होती है और शिवाजी की ख्याति बहुत आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार 2 संघर्षों से शिवाजी काफ़ी आगे एक मुखरित व्यक्तित्व के रूप में सामने आते हैं। तो शाइस्ता खां जब ये परास्त हो जाते हैं तो औरंगजेब इनको वापस बुला लेते हैं। अब जब वापस बुला लेंगे तो कछवाहा शासक जयसिंह को बुलाया जाता है। तो दक्कन का जो सूबेदार नियुक्त किए जाते हैं वो जयसिंह को नियुक्त किया जाता है। कौन करते हैं? मुग़ल शासक।
तो औरंगजेब जयसिंह को कछवाहा शासक थे, ये जयसिंह को दक्कन का सूबेदार नियुक्त करते हैं। किसकी तरफ से? मुगल की तरफ से। तो ये मुगल सरदार थे। तो होता ये है कि देखिए जो इनकी पद्धति थी मराठों की, शिवाजी की, वो लूट आधारित थी। ये जगह जगह आक्रमण करते थे, लूटते थे और उससे वहाँ से काफ़ी जो है धन एकत्रित किया करते थे। तो सूरत में इन्होंने 2 लूट की, 2 बार लूटा सूरत को। एक बार प्रथम लूट है, एक बार द्वितीय लूट। तो पहली लूट अगर देखें तो 1664 और दूसरी लूट देखें तो 1670। जो पहली लूट है इसमें होता है लगभग इनको 1 करोड़ रुपए की धनराशि तो मिल जाती है, काफ़ी विजयी होते हैं। लेकिन होता यह है कि जो वहाँ के जो सरदार हैं जयसिंह, उनकी वजह से इनको पुरंदर की संधि करनी पड़ जाती है। और होता यह है कि इनको विवश होकर के शिवाजी को संधि करनी पड़ती है। और पुरंदर की संधि के तहत होता यह है कि इनको अपने 35 में से 23 किले जो है वो मुगलों को देने होते हैं और ये मुगलों की तरफ से युद्ध करेंगे। इस प्रकार करते हुए इनको ले जाकर के जयपुर के महल में इनको पेश किया गया। तो चूँकि यहाँ पर शिवाजी परास्त होते हैं तो वो वहाँ पर उनको जयपुर के महल में ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर इनको बंदी बनाकर नहीं रखा जाता। होता ये है कि इनको, इनके पुत्र को जैसे जो संभाजी थे उनको 5000 का मनसब दिया गया था। तो इनको 5000 के मनसब वाली लाइन में इनको खड़ा कर दिया गया। तो इनको लगा कि मैं तो इतने बड़े साम्राज्य का राजा हूँ, लेकिन हमें एक मनसबदारों की श्रेणी में खड़ा किया गया। इनको ये अपना अपमान महसूस हुआ। तो ये अपने उस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। होता यह है कि इनको बंदी बना लिया जाता है और बंदी बना लिया जाता है, इनको कैद में डाल दिया जाता है। तो आपने कथा सुनी होगी कि ये 1666 में अपना वेश बदल करके ये बाहर निकलते हैं और वहाँ से बाहर खड़े होते हैं, बाद में वापस रायगढ़ आ जाते हैं। तो पुरंदर की संधि इतिहास में प्रसिद्ध है। तो ये कब हुई थी? 1665 में। तो 1665 और 1666 में वो भाग खड़े होते हैं, फिर से रायगढ़ वापस से आते हैं, सूरत में दोबारा लूट करते हैं। 1670 में वहाँ से फिर से ये लगभग 60 लाख की धन राशि एकत्रित करते हैं। तो एक छोटी छोटी बातें हैं इनसे जो आपको एक क्रम बनाती हैं आपको याद करने में। ये इसलिए नहीं है कि हर बात आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कितना रुपया मिला कितना, ये आपको केवल याद कराने में मदद करती हैं। जो बातें इंपॉर्टेंट हैं मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इनके गुरु कौन थे? रामदास। माता पिता तो जीजाबाई और शाहजी भोसले। इनका जन्म 10 अप्रैल 1627 शिवनेरी। अब इनकी जो आरंभिक विजय है सिंहगढ़ का किला 1643। ऐसे कई विजय होते हैं। औरंगजेब से प्रथम मुकाबला 1657 में होता है, वहाँ पर ये पराजित होते हैं। कोंकण विजय अफजल खां से संघर्ष और शाइस्ता खां से संघर्ष होता है, इन दोनों में ये विजयी होते हैं। कब? 1659 में और 1663 में। सूरत में 2 लूट होती है। प्रथम लूट के उपरांत जयसिंह के साथ इनकी एक संधि होती है, मुगलों की तरफ से जयसिंह होते हैं। तो शिवाजी और कछवाहा राजा जयसिंह के मध्य संधि होती है, पुरंदर की संधि, जिसके तहत इनको अपने कई किले देने पड़ते हैं और इनको ले जाके वहाँ पे बंदी बनाया जाता है। बाद में वहाँ से ये छूट के निकल आते हैं। अब आप देखेंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद ये अपने आप को स्थापित करते हैं कि फिर से वापस रायगढ़ आते हैं और यहाँ पर अपना राज्याभिषेक करते हैं। इनका राज्याभिषेक बहुत ही विधिवत तरीके से हुआ। इन्होंने अपना राज्याभिषेक काशी के एक विद्वान से कराया था। तो ये विश्वेश्वर भट्ट जो हैं, जिनका नाम गंगा भट्ट भी आपको मिलेगा, विश्वेश्वर भट्ट या कहें तो गंगा भट्ट, कहीं पे गाग भट्ट भी मिलता है, तो लेकिन गंगा भट्ट जो है ये काशी के प्रमुख विद्वान थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए मैंने लिख दिया। तो गंगा भट्ट को बुला के उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया 6 जून 1674 में। लेकिन होता क्या है कि इसके ठीक 11 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। इनकी माता कौन थी? जीजाबाई। इनका इनके शासन पर बहुत प्रभाव था, इसकी वजह से ही इनका इतना मुखर व्यक्तित्व भी था। तो शिवाजी को बहुत दुख होता है और 16 जून, चूँकि 6 जून को इनका राज्याभिषेक होता है, तो उसके बाद जब उनकी माता की मृत्यु हो जाती है तो ये फिर से अपना राज्याभिषेक कराते हैं। और दोबारा जो राज्याभिषेक होता है तो वो हिंदू परंपरा, जो सनातन परंपरा है उसके अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि तांत्रिक तरीके से कराते हैं। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो कब कब हुआ था? एक आप ईयर याद रखें, 1674। और अगर बहुत डेट अगर आपको बहुत नहीं याद हो रही है तो टेंशन मत लीजिए, आप सीधे याद रखिए कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 में। और मैंने आपको इसकी कहानी बताई दी कि क्या है, क्यों हुआ, 2 बार हुआ और कैसे हुआ। तो इसको लेके आपके क्वेश्चंस। अब इनका एक अंतिम अभियान देखें तो वो कर्नाटक का अभियान है। कर्नाटक का अभियान इनके जीवन काल का अंतिम अभियान होता है। ये 1676 से 1678 के बीच में होता यह है कि वहाँ पर ये अंतिम किला जो जीतते हैं वो जिंजी का किला। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी का जो अंतिम अभियान था वो दक्षिण में किधर था? तो वो जिंजी का किला था 1678 में।
और उसके बाद होता है इनके अंतिम 2 वर्ष जो होते हैं शिवाजी के बहुत ही संकट में बीतते हैं, क्योंकि शिवाजी के जो पुत्र थे संभाजी, मैंने आपको बताया था कि इनकी पत्नियां थी, उनमें से एक पुत्र जो पुत्र थे साईबाई, उनके पुत्र थे संभाजी। तो संभाजी जो अंतिम 2 वर्ष हैं वो अपनी पत्नी येसुबाई के साथ जाके दक्कन मुगलों के साथ मिल जाते हैं और वो 1 वर्ष पश्चात वापस आते हैं। तो उनके इस दुर्व्यवहार से बहुत दुखी होते हैं शिवाजी और वो बीमार पड़ जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए आपने देखा कि उन्होंने अपने पुत्र राजा राम को जो है, दूसरे पुत्र राजा राम को उन्होंने शासक नियुक्त करना चाहा, लेकिन बाद में ये सत्ता में वापस आ जाते हैं। तो ये आपने आपको कल आपके इसकी वीडियो में पढ़ाया हुआ है इसके पहले। तो इनकी मृत्यु कब होती है? 3 अप्रैल 1680 में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ से कुछ प्रमुख आते हैं जो आपको पढ़ना है कि कहाँ से। तो डेट्स याद रखें, 1627 में क्या होता है? इनका जन्म होता है। उसके बाद प्रारंभिक विजय 1643 में। उसके बाद देखें तो इनका प्रथम मुकाबला 1657, 2 इनके संघर्ष 1659, 1663 किससे? अफजल खां शाइस्ता खां। और सूरत की 2 लूट होती है, तो वो कब? 64 और 70 में। 64 के बाद ही होगी पुरंदर की संधि जो हमेशा पूछी जाती है। तो किसके बीच में? तो शिवाजी और कछवाहा शासक जयसिंह के बीच में, जो कि मुगल की तरफ से थे, दक्कन के सरदार थे। इनका राज्याभिषेक कब होता है? 1674 में। उसके बाद कर्नाटक का जो अंतिम अभियान होता है जिंजी का किला 1678 में। और इनकी मृत्यु कब होती है? 1680। तो हम देखते हैं कि एक मराठा साम्राज्य में इन्होंने अपना प्रभाव, एक साम्राज्य की स्थिति बहुत सुदृढ़ की। इसके साथ ही इनके प्रशासन की बहुत खास बात थी कि किस प्रकार ये प्रशासन करते थे। देखिए, जो मराठों के तहत जो ज़मीन थी, इनका प्रशासन जो था वो 2 प्रकार से विभाजित था। एक तो जिसके ये पुश्तैनी मानते थे कि हम उसके स्वयं मालिक हैं, वो इनको कहते थे स्वराज। शिवाजी अपने राज्य को स्वराज कहते थे। लेकिन इसके अलावा जो मुगलों के अधीन था वो क्षेत्र भी, वहाँ से भी ये टैक्स वसूला करते थे। अब वहाँ से कैसे इनको टैक्स मिलता था? तो दरअसल ये अपने राज्य को तो स्वराज कहते थे, जो इनके आसपास मुगलों के अधीन थे राज्य, उसको मुल्क एक कादिम कहते थे। अब इस मुल्क के कादिम से टैक्स इस बात से लेते थे, जो वहाँ के सरदार होते थे उनसे टैक्स इस बात पे लिया जाता था कि हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो एक तरीके की हफ्ता वसूली समझिए इसको। होता है कि मराठों ने जिस तरीके से आक्रमण करके आतंकित किया था सबको, तो मराठों का आक्रमण गुरिल्ला युद्ध की नीति पर था, तो बहुत नुकसान पहुंचाता था। तो ये कहते थे कि हमें ऐसा है कि आप अपनी उपज का 1/4 भाग हमें अगर आप देते रहेंगे तो हम आपके यहाँ आक्रमण नहीं करेंगे। अगर आप 1/4 नहीं देंगे तो हम आपके यहाँ आक्रमण करेंगे और आप पर विजय प्राप्त करेंगे। तो ये आप देखें तो इसी वजह से औरंगजेब के अंतिम 25 वर्ष, मुगलों के जो हैं लगभग 25 वर्ष वो मराठों से उलझे ही रहे वो। तो ये यहाँ से चौथ, तो ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा टैक्स है जो अपने पड़ोसी राज्यों से शिवाजी वसूला करते थे? तो वो था चौथ। और चौथ जैसा कि नामी है, तो वो क्या होगा? उस पड़ोसी राज्य की उपज का 1/4 है, उनकी आय है वो 1/4 है। बंजर जमीन से ये टैक्स नहीं लेते थे। अब जहाँ स्वराज है इनका, यानी कि अपना राज्य है, वहाँ से तो टैक्स लेंगे ही। तो वहाँ पर क्या था? 10% टैक्स था। और जो इनके अपने ये रक्षा के तौर पे लेते थे आय का 10%, 1/10। अगर पूछा जाए कि राजस्व जो जमीन का था, जो खेती वाली ज़मीन थी, उससे कितना टैक्स लिया जाता था, तो लगभग 2/5 था, यानी कि 40% लगभग टैक्स लिया जाता था, या 40%। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो भू राजस्व था वो कितना लिया जाता था, तो 40% था, यानी 2/5 भाग उपज का। और एक तरीके से देखें तो जो सुरक्षा की गारंटी देता था, ये अधिकार अपना मानते थे सरदेशमुखी कि हम यहाँ के प्रमुख सरदेशमुख हैं, इसलिए अपनी आय का 10% हमें आप दीजिए। तो आप देखिए, स्वराज और मुल्क कादिम के तहत इनके जो अपनी राजस्व व्यवस्था थी वो चला करती है। मराठा सरदारों, मराठा प्रशासन की अगर सबसे प्रमुख बात थी तो वो थी अष्टप्रधान परिषद। दरअसल मराठा साम्राज्य में जो भी प्रशासन था वो 8 विभागों में वर्गीकृत था। इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से थे अष्टप्रधान? तो अष्टप्रधान में पहला था पेशवा। आप देखेंगे कि जो साहू जी थे उनके शासनकाल में लगभग 1613 में इनको 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया जाता है, और बाद में धीरे धीरे वही जाके जो सत्ता है उसके केंद्र में आ जाते हैं। लेकिन जब इनका समय था तब पेशवा केवल प्रधानमंत्री के रूप में सलाह ही दिया करते थे। तो पेशवा जो हैं वो, उनका प्रमुख कार्य क्या था? मुख्य जो प्रधानमंत्री थे
यानी कि राजा के बाद जिसका पद था वो पेशवा ही था, राजा की अनुपस्थिति में यही सारा कार्यभार देखा करते थे। दूसरा अमात्य, जो वित्त विभाग था, वित्त और राजस्व मंत्री, उसका क्या नाम था? अमात्य। तीसरा कौन था? वाकायनवीस, वास्तव में इनका काम था गुप्तचर विभाग, लेकिन इसके साथ ही इनका जो गृह का कार्य था, चाहे कार्यवाही कोई हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, आजकल के जैसे होम मिनिस्ट्री है तो होम मिनिस्टर का जो पद है वो वाकायनवीस के तहत ही था, वाकयानवीस। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि वाकयानवीस क्या है, तो वाकयानवीस जो है वो गृह मंत्री का इसके कार्य थे कार्यवाही, सुरक्षा व्यवस्था, और गुप्तचर से याद रखें कि गुप्तचर जो व्यवस्था थी उन्हीं के तहत थी। तो आप देखिए उन्होंने हर पद को, हर विभाग को कितने अच्छे तरीके से विभाजित किया हुआ था। इसके बाद विदेश संबंधी मामलों के लिए इनका जो मंत्री था वो था सुमंत या दबीर, जिसका कार्य क्या था? विदेश मंत्रालय का कार्यभार देखना। अब इसके अलावा जो इनके पांचवें थे अष्ट प्रधान में, वो थे सचिव, इनका नाम था पत्राचार विभाग, इसके तहत चिटनीस वगैरह आया करते थे, जिनको भी हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद अगले थे सेनापति, जिनको कहा जाता था सरे नौबत, और न्यायाधीश प्रमुख रूप से शिवाजी स्वयं ही न्याय करते थे, लेकिन दीवानी फौजदारी के कुछ प्रमुख न्याय भी यहाँ के न्यायाधीश किया करते थे, लेकिन अंतिम जो फैसला था वो शिवाजी का था और उनके फैसले को बदला नहीं जा सकता था, लेकिन बाकी जो छोटे न्याय थे वो न्यायाधीश करता था। पंडित राव, जैसा कि नाम से ही है, तो जितने धार्मिक मामले होंगे वो पंडित राव, इनका सद्र भी नाम मिलता है। तो ये क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, अष्ट प्रधान परिषद में कौन कौन से पद थे, तो याद कर लें, पेशवा, अमात्य, वाकयानवीस, सुमंत, सचिव, सरे नौबत और न्यायाधीश पंडित राव। तो ये आपके 8। अब इन विभागों के अंतर्गत 8 सहायक पद भी हुआ करते थे, सबके अंडर में ये 8 ये भी होते थे। तो इनसे कभी कभी पूछा जाता था कि चिटनीस कौन है, पटनीस कौन है, फड़नीस कौन है, तो आपको कैसे छोटे छोटे नाम मिलेंगे जिनका मतलब पूछा जाएगा। तो आइए देख लेते हैं प्रमुख पद क्या हैं। इनमें था दीवान, पहला दीवान सचिव, इनके सबके यहाँ पर शब्द हैं, इनका अर्थ पूछा जाता था कि मजमुआदार या फड़नीस का प्रमुख कार्य क्या होता था। तो मजमुआदार कहीं कहीं पर मजूमदार लिखा मिलता है। इनका काम था, ये लेखा परीक्षक थे, ऑडिटर थे। फड़नीस उपलेखा परीक्षक, तो ये दोनों पद आपको मजमुआदार और फड़नीस एक साथ याद हो गए। दीवान कौन हो गया? सचिव हो गए, तो 3 ही याद हो गए। चिटनीस, जैसे कि नाम ही से लग रहा है चिट्ठी, यानी कि पत्राचार विभाग, तो पत्राचार लिपिक चिटनीस। जमादार, तो जमादार का मतलब जहाँ जमा लगा हुआ है, ये जमादार, आप उसको अन्यथा न लीजिए। जमादार क्या हो गया? खजांची, जो जमा करता है, तो खजाना जमा करने वाला जमादार हो गया। अब सबनिस, तो कार्यालय प्रभारी, कार्यालय का सब कुछ देखने वाला सबनिस, तो सबनिस कार्यालय प्रभारी, कार्यालय के सारे प्रभार किसके पास? सबनिस के पास। फिर कारखानिस, नाम से ही लगता है कारखाना, यानी कि रसद, जो भी रसद है, रसद का कारखाना, यानी कि आप याद करने के लिए सोच लीजिए, तो रसद अधिकारी कौन है? कारखानिस। इसके बाद एक बचता है रोकड़िया, तो रोकड़िया कौन है? पोटनिस। तो आप पोटली में आप रखते हैं रोकड़ी, तो आप ऐसे याद रख लें कि पोटनिस जो है वो रोकड़िया से संबंधित है। तो अगर दोस्तों आपको ये पसंद आया, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन क्लिक करें। आपके जो ये टॉपिक है, मैं बहुत अच्छे से उसको एक नए तरीके से डिज़ाइन करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको वो समझ में आ जाए। अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो पेशवा का साम्राज्य है वो आगे बढ़ता है और कैसे अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। हमारे वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, तो इसके अगले आने वाला जो मराठा प्रशासन का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको पढ़ना मत भूलिएगा। और उसको पढ़ेंगे तो आपके मराठा के ये 3 लेक्चर हो जाएंगे और मराठा से संबंधित कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपका छूट जाए या गलत हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा लेक्चर पसंद आया। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको 1-2 बार देखेंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे, आपको ज़रूर याद हो जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय।